गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये चौथा लेक्चर है साथियों। और आज की क्लास लाइव नहीं है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। इसको प्रीमियर में सेट कर दिया गया है। जो टाइम शेड्यूल आपका रखा गया है 7 PM का। आज शाम में बिजी होने के कारण पहले ही वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड किया गया है। तो ये लाइव क्लास नहीं है, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। लाइव नहीं है लेकिन रिकॉर्डेड, आप लोगों का क्लास अब्सेंट ना हो उसके कारण रिकॉर्डेड वीडियो हमें डालना पड़ रहा है। तो पूरा लेक्चर को ध्यान से सुने, समझे चीज़ों को, और जो भी चीज़ें पॉइंट आउट करके लास्ट में बताई जाती हैं कंक्लूड करके, उनको ध्यान से आप समझें और PDF नोट्स आप रिवीजन कर लेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया के सोपान, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय और सफल शिक्षण। सफल शिक्षण कब माना जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और शिक्षण प्रक्रिया के सोपान भी पढ़ने वाले हैं। तो दो चीज़ें आज इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सफल शिक्षण में जो सोपान होते हैं एक टीचर के लिए, उसको जानना। चूँकि पहले क्लास से ही जब से शिक्षण स्टार्ट किया हुआ है, तो शिक्षण क्या है, शिक्षण अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। शिक्षण को हमने 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, दोनों तरह से आपको बताया है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। बाकी सफल शिक्षण के जो सोपान है वो इम्पोर्टेंट इस क्लास में होने वाले हैं, तो उन चीज़ों को आप ध्यान से ज़रूर सुनेंगे। शिक्षण प्रक्रिया क्या है साथियों? छात्रों के वातावरण के अनुकूल, छात्रों के वातावरण के अनुकूल, उनके इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके रुचियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अनुकूल वातावरण का ध्यान में रखते हुए, बच्चों की जितने भी डिमांड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, सभी चीज़ों का बखूबी ध्यान रखते हुए सही वातावरण में एक सिस्टमेटिक वे में अगर उन्हें टीच किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लर्निंग करवाया जाता है, तो यह जो प्रक्रिया है यह कहलाती है शिक्षण प्रक्रिया। अब प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं, बाकी लास्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी तो थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। बेसिक चीज़ें थोड़ा सा आप ज़रूर देखें। हम यह भली भांति जानते हैं कि कार्य कोई भी क्यों ना हो, उसे पूर्ण करने की एक अपनी ही विधि या विधियां होती हैं। कोई भी काम को करने के लिए नियम होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, सिस्टमेटिक वे में हम करते हैं, तभी वो काम सफल होता है, संपन्न होता है। तो चूँकि शिक्षण भी एक कार्य है, टीचिंग भी एक क्या है, काम ही है, अतः उसे संपन्न करने की भी विद्यार्थियों की आयु तथा वातावरणीय परिस्थितियों आदि को ध्यान में रखते हुए एक नहीं कई अलग अलग विधियां भी हो सकती हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। शिक्षण विधियां 1-2 क्लास के बाद आएगा। कार्य करने की विधि के अंतर्गत इन बातों पर पहले ही विचार कर लिया जाता है कि पहले क्या किया जाएगा और उसके पश्चात क्या किया जाएगा। और यह जो क्रियाएं होती हैं, इनका जो सिस्टमेटिक क्रम होता है, इन्हीं क्रम को कहते हैं प्रोसेस, प्रक्रिया। इस दृष्टि से प्रत्येक कार्य को करने की तथा विशेष शिक्षा की अपनी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। शिक्षण की समूची प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अब शिक्षण कर रहे हैं तो जो भी निर्धारित उद्देश्य हैं, पढ़ा रहे हैं तो कुछ उद्देश्य है, शिक्षण का उद्देश्य है, तो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आपको टीच करना है। शिक्षण प्रक्रिया को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। अभी देखेंगे तीनों भाग। शिक्षण प्रक्रिया के इन तीनों सोपानों पर विचार करने से पूर्व यदि इस बात पर थोड़ा विचार और कर लिया जाए कि शिक्षण का संबंध किन किन से है, अर्थात शिक्षण के ध्रुव या आधार स्तंभ कौन कौन से तथा कितने हैं, तो अच्छा रहेगा। तो ये बात हमने पहले भी बोला था। जब टीचर और सिर्फ स्टूडेंट का बात करेंगे तो ये बाइपोलर होगा, द्विध्रुवीय होगा, दोनों के बीच अंतःक्रिया होगा। लेकिन बाद में मनोवैज्ञानिकों के विचार विमर्श के बाद में फिर से कंक्लूड किया गया कि ये तो इंटरेक्ट करेंगे, साथ ही साथ इनके साथ पाठ्यक्रम भी अति आवश्यक है, क्योंकि पाठ्यक्रम में ही तो निर्धारित होती हैं चीज़ें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या शिक्षण का उद्देश्य है, कौन से, सब क्लास का अलग अलग पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे।
तो पाठ्यक्रम भी एक अहम हिस्सा हो जाता है इस प्रोसेस में, शिक्षण की प्रक्रिया में। तब जाके बोला गया कि ये ट्राइपोलर प्रोसेस भी है। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले जॉन एडम्स जो कि एक शिक्षाविद रहे हैं, इनका कहना था कि एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर सिस्टम, और हिंदी में कहें तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। एडम्स के अनुसार शिक्षा के दो ध्रुव हैं, पहला तो टीचर हो गया और दूसरा शिक्षार्थी, एजुकेंड बोले या फिर लर्नर बोले या फिर स्टूडेंट बोले, बात एक ही है। माना कि शिक्षा के सजीव ध्रुव ये दो ही है, परंतु साथ ही इस बात पर भी विचार करना भी आवश्यक है कि इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया का कोई आधार नहीं है। तो इसे शिक्षण के साथ जोड़ना न्यायोचित नहीं, क्योंकि यह अंतःक्रिया तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों के मध्य किसी भी समय तथा किसी भी विषय पर संभव है। तो ये इनफॉर्मल टीचिंग में भी आ जाएगा। इनफॉर्मल टीचिंग में भी घर में भी दो लोगों के बीच इंटरेक्ट कर रहे हैं, सीखने को मिल रहा है। समाज, सोसाइटी, खेल के मैदान में, लाइब्रेरी में, पीयर ग्रुप्स में, समूह साथी में भी आप दो लोगों के बीच अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ भी सीखते हैं, वहाँ भी टीचिंग होता है। लेकिन वहाँ समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, उद्देश्य निर्धारित नहीं रहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स गोल हैं टीचिंग के वो डिफाइंड नहीं होते हैं। ठीक बात। इसीलिए कहा गया कि इसमें और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो फिर बात आई पाठ्यक्रम की। अतः शिक्षा के इन दोनों ध्रुवों का महत्व तथा अस्तित्व तभी है जब इन दोनों के बीच होने वाली अंतःक्रिया का एक निश्चित आधार हो। यह आधार हो सकता है विषय वस्तु। विषय वस्तु सिलेबस की बात कर रहे हैं, जिसे एक को समझना है और दूसरे को उसे पहले को समझाना है। अब यहाँ दो चीज़ें आती हैं आपकी। एक आता है विषय वस्तु जिसको हम लोग कहेंगे सिलेबस। क्या कहेंगे? सिलेबस। दूसरा आता है भाई पाठ्यक्रम। अब दोनों में अंतर समझ लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस और इसको इंग्लिश में बोलते हैं करिकुलम। करिकुलम वर्ड क्यूरेरेस वर्ड से बना हुआ है, जो कि लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है रेस का मैदान। तो पाठ्यक्रम को रेस का मैदान कहा जाता है, और उसी में रेस के मैदान में दौड़ लगाते हैं कौन? शिक्षक और छात्र दोनों, टीचर और लर्नर दोनों दौड़ लगाते हैं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। अब विषय वस्तु सिलेबस जो होता है, ये सिर्फ आपका बुक से रिलेटेड रहता है, क्लासरूम तक ही सीमित रहता है। क्लासरूम में क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर है, बस इतना ही रहता है। लेकिन पाठ्यक्रम का ब्रॉड मीनिंग होता है। पाठ्यक्रम के अंदर में स्कूल के जितने भी टाइम टेबल्स हैं सभी आ जाएंगे, टाइम टेबल आ जाएगा। उसके बाद में स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, वो भी आएंगी। और असेंबली हो रहा है मॉर्निंग में, वो सारी भी चीज़ें आएंगी। जितने भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं सारी चीज़ें आएंगी। साथ ही साथ सिलेबस भी एक हिस्सा है। सिलेबस जो है साथियों, सिलेबस भी एक हिस्सा है किसका? पाठ्यक्रम का ही। तो पाठ्यक्रम का ब्रॉड मीनिंग निकलता है, वहीं सिलेबस का नैरो मीनिंग है, जो कि क्लासरूम में क्या टीच करना है, सब्जेक्ट टॉपिक वो डिफाइन करता है। लेकिन करिकुलम में ओवरऑल चीज़ें आ जाती हैं। ओवरऑल जितनी भी घटनाएं, जितनी भी इवेंट घटनाएं घटित हो रही हैं स्कूल के अंदर या बाहर, सिर्फ क्लासरूम तक ही लिमिट नहीं है। क्लासरूम के बाहर में, खेल के मैदान में, स्कूल के कैंपस में, स्कूल के लाइब्रेरी में, हर जगह क्या हो रहा है, सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, शामिल करता है कौन? करिकुलम भाई। तो करिकुलम और सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ध्यान में रखेंगे। इसी का नाम पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु, जो कि सब्जेक्ट मैटर और द कंटेंट्स है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं शिक्षा यानी कि द्विध्रुवीय है, तो शिक्षण जो है त्रिध्रुवीय है। दोनों में अंतर है। ये शिक्षा दो लोगों के बीच का इंटरेक्शन है, लेकिन शिक्षण की बात करेंगे तो शिक्षण कैसा प्रोसेस है? 3 डायमेंशनल। ब्लूम के अनुसार भी शिक्षण त्रिध्रुवीय है। उनके अनुसार शिक्षण के ये 3 ध्रुव हैं, और 3 ध्रुव कौन कौन है ये आपको पता चल गया।
चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं सोपान पर। शिक्षण प्रक्रिया के सोपान, स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। 3 स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स को आप ध्यान से समझें। सबसे पहला है शिक्षण पूर्व चिंतन एवं तैयारी। शिक्षण के पहले प्री प्लानिंग करना है, मतलब क्लासरूम्स में इंटर करने से पहले जो भी प्री प्लानिंग कर रहे हैं, प्री प्लान जो भी कर रहे हैं क्लासरूम में इंटर करने से पहले, वो सारी चीज़ें आएंगी आपके पहले सोपान में, यानी कि प्री थिंकिंग एंड प्रिपरेशन, शिक्षण पूर्व चिंतन एवं तैयारी। क्लासरूम इंटर करने से पहले जो भी तैयारियां आप करते हैं, तैयारी में आप क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान बनाते हैं, क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाएंगे, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, TLM कौन से यूज़ करेंगे, कौन सा एग्जाम्पल आप सेट करेंगे, आप जो लेक्चर देने जा रहे हैं या फिर क्लासरूम में इंटर करने जा रहे हैं उससे पहले जो पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उससे क्या शैक्षिक उद्देश्य हासिल होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनके। तो ये सारी चीज़ें पूर्व प्लानिंग रहती हैं, पहले ही आप प्लानिंग करते हो। अनपटांग सीधे क्लासरूम में इंटर कर जाओगे तो आपको भी थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, बका जाओगे क्या पढ़ाएं, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। इसीलिए अच्छे टीचिंग के लिए पहले ही आपको प्लानिंग करके जाना है, ताकि किसी भी तरह का समस्या आपको ना हो क्लास में। तो इसके लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है भाई, उद्देश्य निर्धारित कर लेने हैं कि आज हम जा रहे पढ़ाने, तो आज का उद्देश्य क्या है। दूसरी बात, विषय वस्तु का चयन करना है, यदि निर्धारित नहीं है तो। शिक्षण विधि का, टेक्निक्स, युक्तियों का, तकनीकों का निश्चयन, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके जानी है। तो ये क्लासरूम इंटर करने से पहले की बात है। और जो एक्चुअल टीचिंग होगा, सही मायने में टीचिंग कहलाएगा, वो कब कहलाएगा, जब आप क्लासरूम में इंटर कर गए हैं, कक्ष में जब आप घुस गए हैं, तब वो एक्चुअल टीचिंग, वास्तविक शिक्षण कहलाएगा। उससे पहले तो आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे। तो वास्तविक शिक्षण कौन कहलाएगा भाई, जब आप आ जाओगे क्लासरूम के अंदर, तब क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके सामने। आपको कक्षा का व्यवस्था देखना होगा, सीटिंग अरेंजमेंट सही से सब बैठा है कि नहीं बैठा है ना। तो कक्षा का व्यवस्था, उसमें बिजली है, लाइट है कि नहीं, पानी है कि नहीं, फ्रेश एयर है कि नहीं, खिड़कियां खुली हैं कि नहीं। कक्ष को अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है, वो चीज़ें आपको ठीक करनी है क्लासरूम में इंटर करने से पहले। जो ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं उसको पकड़ के पहले बैठा दो, पहले रो में। पढ़ाने के साथ साथ कक्षा प्रेक्षण करना है। आप टीचिंग कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि पढ़ाते पढ़ाते आपको प्रेक्षण भी करना है, ऑब्जर्व भी करना है कि कौन बच्चा हल्ला कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन कितना ध्यान दे रहा है, ठीक है, कौन बच्चा एक्टिव है, या फिर कोई बच्चा रुचि ले रहा है कि नहीं आपकी क्लास में, कोई बच्चा आपके क्लास के प्रति आकर्षित हो रहा है कि नहीं, उसको इच्छा हो रही है कि नहीं पढ़ने। कहीं आप टीचिंग मेथड्स गलत तो नहीं यूज़ कर रहे हो, या फिर गलत तरह से तो नहीं पढ़ा रहे हो, या फिर बोरिंग तो नहीं कर रहे हो, बोर नहीं कर रहे हो। तो इन सभी बातों को आपको पढ़ाते पढ़ाते ही उनको पता भी नहीं चलने देना है, स्टूडेंट को पता भी नहीं चलने देना है कि आप उनका प्रेक्षण कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। आप पूरे क्लासरूम को इस तरह से प्रेक्षित करोगे, घूम के कीजिए या खड़े खड़े कीजिए, जैसे भी आपको करना है प्रेक्षण करना। उपयुक्त युक्तियों तथा तकनीकों का प्रयोग करें। ज़्यादा बेहतर होगा कि नए नए टेक्निक्स, नए नए शिक्षण विधियाँ, नई नई युक्तियाँ जो भी संभव हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ अवेलेबल नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, तो आप घर से भी कम बजट में तैयार करके जा सकते हो, उपलब्ध करा सकते हो, जो भी मुहैया करवा सकते हो अपने हिसाब से उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त पुनर्बलन का प्रयोग करना है। ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है कि आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ा दिए, तो टॉपिक पढ़ाने के बाद में बीच बीच में आपको क्या करना है, क्रॉस क्वेश्चन करने हैं, क्रॉस क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन जो होंगे ईजी होंगे, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा। जो चीज़ें आप पढ़ाएंगे उसी से संबंधित बीच बीच में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से उनको
पुनर्बलन मिलता है, रेनफोर्समेंट मिलता है बालकों को या छात्रों को, तब वो एक्टिव रहते हैं। चलिए, अगर कोई क्लास में आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको भी आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के बाद ऐसा कुछ हरकत नहीं करना है कि शर्मिंदगी उसको महसूस हो। अब तीसरा जो प्रोसेस आ गया आपका शिक्षणोपरांत मूल्यांकन। अब क्लास तो ले लिए, आपको मूल्यांकन करना है, एवोल्यूशन आफ्टर टीचिंग। अब ये मूल्यांकन जो है, आप बोलोगे भैया ये तो एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम होता है या सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है तभी होगा, या फिर ईयरली मंथली जो भी होता है तब होगा। ऐसा नहीं है। आप टीच किए, क्लासरूम में टीच किए, तुरंत आपको जस्ट उनका अपने टीचिंग का एवोल्यूशन करना है कि आप कितना बेहतर पढ़ाएं, कितना समझ में आया, आप जो उद्देश्य तैयार करके आ रहे हो उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई कि नहीं हुई, जो चीज़ें आप प्लानिंग करके आ रही हो वो कितना हद तक सही हो पाई उस क्लास में। ठीक बात। तो इस तरह से आप तुरंत से मूल्यांकन करोगे। मूल्यांकन करने के बाद अगर कहीं कमी रह गई, कहीं किसी को समझ नहीं आया या किन्हीं को कोई समस्या हुआ उस क्लास से संबंधित, तो उसको पॉइंट आउट करके आप तुरंत से फिर 5 से 6 मिनट के अंदर में उनको वो सारी चीज़ें फिर से एक बार एक्सप्लेन करोगे लास्ट में। तो ये हो गई शिक्षणोपरांत मूल्यांकन। और मूल्यांकन करने के बाद आपको पुनरावृत्ति करनी है, कैपिटुलेशन। ठीक बात है। चलिए, और ये जो लास्ट में 5-6 मिनट का आप पुनरावृत्ति करते हो, इसी को बोला जाता है माइक्रो टीचिंग। इसमें इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। नोट कर लीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है 5 से 6 मिनट का ही होता है। इसी के अंदर आप सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे कि आपका टीचिंग कितना बेहतर रहा, कुछ कमी रहा तो फिर से आपको एक्सप्लेन करनी है, फिर से चीज़ें आपको बतानी है कम समय में। उद्देश्य आधारित मूल्यांकन करना है। विषय वस्तु आधारित अवबोध का मूल्यांकन, उनको कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ, कितना समझ पाए, उसका एवोल्यूशन करना है आपको। व्यवहार परिवर्तन का परीक्षण करना है, टेस्टिंग द बिहेवियरल चेंज, उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। क्योंकि शुरू से ही हम सीख रहे हैं, सीखना का मतलब होता है टीचिंग जब भी करते हैं हम तो उनके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। नया सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं ये भी आप परीक्षण करेंगे। भविष्यगत संभावित परिवर्तनों पर विचार भी करना है। तो ये आपके हुए 3 सोपान जो कि महत्वपूर्ण है। अंतिम में सफल शिक्षण। एक वीडियो मेरा पड़ा होगा जिसमें सफल शिक्षण या जो एक अच्छे शिक्षक के गुण होने चाहिए, इसको आप समझ लीजिएगा कि एक अच्छा शिक्षक होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आपको समझना है। हालांकि ये चीज़ें क्लास के बीच में ही एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, जब MCQ का सीरीज चलाएंगे तब वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। अगर आपको पीछे नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी प्रक्रिया को अपनाना एक बात है, तो उसकी प्रभावी क्रियान्विति पर बिल्कुल अलग बात है। शिक्षक का शिक्षण तभी प्रभावी एवं सफल हो सकता है जब उसमें वांछित शैक्षणिक गुण एवं कुशलताएं हो। शिक्षक में गुण होने चाहिए, शैक्षणिक गुण, उनमें कुशलताएं होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। ये गुण तथा कुशलताएं हैं। अब यहाँ कुछ गुण हैं वो देख ले आप। विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। एक टीचर को अपने सब्जेक्ट का ज्ञाता होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपका विषय वस्तु कंटेंट आ जाएगा। आपके विद्यार्थियों का भी ज्ञान होना चाहिए कि आपके विद्यार्थियों का स्तर क्या है, उनको कैसे पढ़ाने से समझ आता है, आपके विद्यार्थियों की आवश्यकताएं क्या हैं, रुचियां क्या हैं, तो उनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए अपने सब्जेक्ट नॉलेज के अलावे। उसके बाद शिक्षण विधियां का आपको ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण युक्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए, जो तकनीक हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए, वातावरण का भी अच्छा खासा आपको ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारगत निष्पक्षता आप में होना चाहिए, भेदभाव रहित होना है आपको।
जैसा कि मैं बार बार बोला, किसी भी तरह का आपको डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है, पार्शलिटी नहीं करना है। ठीक बात। गरीब अमीर, छोटा गोरा, जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है। योजना कौशल, सफल शिक्षक या सफल शिक्षण के लिए आप में क्षमता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए प्लानिंग बनाने की, प्लानिंग करने की, क्योंकि बेहतर टीचिंग कब माना जाएगा, जब आपका प्लानिंग बेहतर रहेगा। और एक जो खास गुण है वो प्रभावी संप्रेषण कौशल है। आपका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का जो स्किल है ये बेहतर होना चाहिए, और ये हमें पढ़ना भी है, सेपरेट पढ़ना है, अलग से पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल, जो कि सिलेबस में डिफाइंड भी है। तो बहुत तेज़ नहीं बोलना है, बहुत धीरे भी नहीं बोलना है, आपको मीडियम में बोलना है, मध्य गति में बोलना है, जिससे आखिरी बेंच तक, लास्ट बेंच में जो बैठे हैं उनको ठीक ठीक सुनाई दे, बस उससे ज़्यादा जोर आपको नहीं बोलना है। बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, उच्चारण अच्छा होना चाहिए। अगर कोई एग्ज़ाम्पल आप सेट कर रहे हैं, कोई टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम्पल जो होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। आम पढ़ाओगे और इमली का उदाहरण आपको नहीं देना है। तो ये जो है एक अच्छे शिक्षण के और एक अच्छे शिक्षक के गुण कहलाएंगे। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो था, क्लास अब्सेंट ना हो, जिसके कारण मुझे घर से बाहर रहकर ही भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। बाकी इतना देखने के लिए धन्यवाद। PDF आप लोग रीड कर लीजिएगा। मिलते हैं कल लाइव क्लास में। रीजनिंग का भी क्लास आएगा भाई, इंग्लिश का भी आएगा, पेशेंस रखें आप। बहुत समय है, 1 महीना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके एवरीवन, सो गुड नाइट टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में। धन्यवाद आप सबों का। जोहार।